सिर्फ 28 साल की उम्र में उसे सेंट पीटर्सबर्ग के जमे हुए चौक में ले जाया जाता है। उसे एक फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया जाता है। आज उसे गोली मार दी जानी है और अंतिम काउंटडाउन शुरू होता है। 3, 2, 1। और सिपाहियों को अभी अभी संदेश मिला है कि दोस्तोयेव्स्की को माफ कर दिया गया है। उसे अब फांसी नहीं दी जाएगी। इसके बजाय उसे एक कारागार शिविर भेजा जा रहा है। लेकिन मौत के इतने करीब पहुंचने का यह अनुभव उसे जीवन भर डराता रहा और उसी ने उसे बनाया। ज्यादातर लोग दोस्तोयेव्स्की को एक डिप्रेस्ड लेखक की तरह जानते हैं, जिसे किशोर अपने इमो फेज में पढ़ते हैं। लेकिन वह हमेशा ऐसा नहीं था। जब वह पैदा हुआ, वह एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था। लेकिन यही आखिरी बार था जब किसी ने उसे नॉर्मल कहा। देखिए, बड़ा होते समय उसके पिता एक सैन्य सर्जन थे। वह अस्पताल के परिसर में ही बड़ा हुआ। बहुत छोटी उम्र में बीमारी, मौत और इंसानों के दुख को करीब से देखा। और दोस्तोयेव्स्की ने खुद से कहा, उफ यार, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी जिंदगी इससे बदतर हो ही नहीं सकती, है ना? है ना? नहीं। अस्पताल के इसी माहौल में उसे एक लड़की मिली और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक रात उसका बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने दोस्तोयेव्स्की के दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया, जिसने उसकी पूरी जिंदगी के लिए मानवता के प्रति नजर बदल दी। तब वह सिर्फ 9 साल का था। बाद में एक वयस्क के रूप में इस घटना को याद करते हुए उसने लिखा, भावार्थ बना रहता है। लेकिन फिर भी उसने खुद से कहा, उफ यार, मेरी जिंदगी अब तक बहुत खराब रही है। अब तो इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, है ना? है ना? नहीं। अस्पताल में रहने का दुख और दोस्त को खोने के बाद उसकी एकमात्र सहारा थी उसकी मां। वह एक बहुत ही दयालु, कोमल और धार्मिक महिला थी। मां के साथ वह खुश था, लेकिन खुशी वह चीज नहीं थी जो जिंदगी ने दोस्तोयेव्स्की को दी हो। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसकी मां टीबी से मर गई। दोस्तोयेव्स्की ने कहा, यार, मेरी जिंदगी वाकई दुखद है। मेरी सबसे प्यारी दोस्त और अब मेरी मां भी चली गई। इससे बुरा क्या हो सकता है? कुछ नहीं, सही? सही? स्पॉइलर अलर्ट। अब सब कुछ और भी बुरा होने वाला था। उसके पिता अब भी जिंदा थे। याय नहीं, उसके पिता एक क्रूर इंसान थे, सख्त, नियंत्रित करने वाले और बेहद डांटने की आदत वाले। उनके पास कुछ किसान भी थे, जिनके साथ वे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। 18 साल की उम्र में उन्हीं किसानों ने जुल्म से तंग आकर उनकी हत्या कर दी। यह सुनकर दोस्तोयेव्स्की को पहला दौरा पड़ा और यही दौरे पूरी जिंदगी चलते रहे। लेकिन इससे बुरा नहीं होगा, है ना? है ना? 23 की उम्र में उसने पढ़ाई छोड़ दी और पूरा समय लिखने को समर्पित कर दिया। गरीबी, बीमारी और दुख के बीच बड़े होने के कारण उसका पहला उपन्यास पुअर फोक, गरीब लोगों के संघर्षों पर था। शीर्षक ही कहानी बता देता है। और चौंकाने वाली बात, यह किताब तुरंत सफल हो गई। आलोचकों ने खूब सराहा। एक शानदार करियर की शुरुआत लग रही थी, पूरा 5 मिनट तक, क्योंकि अगली किताबें बुरी तरह फ्लॉप। साहित्यिक जगत और लेखक समुदाय उससे दूर हो गए। उसे लगा वह कहीं फिट नहीं होता। तो उद्देश्य या अपनापन खोजने के लिए वह एक कट्टर बौद्धिक समूह पेत्राशेव्स्की सर्कल में शामिल हो गया। वे लोग प्रतिबंधित किताबों, किसानों के अधिकार और रूस के दमनकारी झाड़ शासन पर चर्चा करते थे। बहुत बड़ी गलती, क्योंकि रूसी सरकार उन बुक क्लबों की इतनी बड़ी फैन नहीं थी। सरकार ने उन्हें पकड़ लिया और देशद्रोह का आरोप लगाया। सजा, फायरिंग स्क्वाड द्वारा हत्या। जो आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, उसे खंभे से बांधा गया, सिर पर सफेद कपड़ा डाला गया ताकि वह देख न सके कौन गोली चलाएगा। काउंटडाउन, 3, 2, 1 और प्लॉट ट्विस्ट। आखिरी पल में झार का संदेश आया, जिसमें उसकी जान बख्श दी गई और सज्जा बदलकर 4 साल की कठोर मजदूरी कर दी गई। सालों बाद पता चला, पूरा नाटक पहले से तय था। ये एक फेक फांसी थी, जिसे राजनीतिक कैदियों को डराने और सरकार के प्रति आभारी बनाने के लिए किया जाता था। क्लैप क्लैप, बढ़िया रणनीति रूस, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपको यह नकली फांसी बुरी लगी, अभी रुको। आगे जो हुआ वह और भी भयानक था। आधी रात को
दोस्तोयेव्स्की के पैरों में 10 पाउंड लोहे की बेड़ियां डाली गईं। उसे एक खुले स्लेज में फेंक दिया गया और रूस की जमी हुई बर्फीली वीरान जमीनों में घसीटते हुए साइबेरिया भेज दिया गया। और वहां की कैद निर्दयी, अपमानजनक और अमानवीय थी। बाद में उसने लिखा, गर्मी में दम घुटने वाली गर्मी, सर्दी में असहनीय ठंड। फर्श सड़ चुके थे, नमी 1 इंच मोटी। हम मछलियों की तरह एक बैरल में भरे हुए थे, मोड़ने की जगह तक नहीं थी। भोर से शाम तक इंसान की तरह व्यवहार करना नामुमकिन था। कैदी इतने तंग भरे थे कि एक आदमी हिलता तो उसकी जंजीरें दूसरे की जंजीरों में उलझ जाती। ये उसके जीवन के सबसे भयानक साल थे। 4 साल की मजदूरी के बाद सरकार ने कहा, तुम अच्छे आदमी हो दोस्तोयेव्स्की, हम तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए तुम घर नहीं जा रहे, तुम हमारे साथ रहोगे, सेना में शामिल होकर, या फिर। और वह भेज दिया गया 6 साल की सैन्य सेवा में मंगोलिया की वीरान सीमा पर, जहां कोई रैंक नहीं, कोई दर्जा नहीं, सिर्फ एक साधारण सैनिक की जिंदगी और अथाह अकेलापन। जब वह आखिरकार घर लौटा, 10 साल बूढ़ा होकर, वह पहले जैसा नहीं था, टूटा हुआ, थका हुआ, लेकिन भीतर से और भी गहरा। इसी अनुभव ने उसे दुनिया के महानतम लेखकों में से एक बना दिया। उसकी जिंदगी अब तक इतनी बुरी थी कि किसी भी इंसान को पागल कर दे। लेकिन अभी एक और दुख बाकी था, उसकी प्रेम कहानी। अब तक दोस्तोयेव्स्की गरीबी, आघात, नकली फांसी, साइबेरिया और 10 साल के निर्वासन से बच चुका था। लेकिन अब असली दर्द आने वाला था, रोमांटिक रिश्ते। चलिए शुरू करते हैं मारिया दिमित्रियेवना से। और वह एक विंडो थी। रुको, क्या? टाइपो। वह एक विधवा थी। दोस्तोयेव्स्की की मुलाकात साइबेरिया में हुई। तब वह शादीशुदा थीं, लेकिन दोनों के बीच एक कनेक्शन था, या ट्रॉमा बॉन्डिंग, कौन जाने। उनके पति की मौत के बाद दोस्तोयेव्स्की ने उन्हें प्रपोज किया और उन्होंने हां कह दी। उसे लगा, शायद अब मेरी जिंदगी में खुशी आएगी। ओह मेरे भोले बच्चे। नहीं, दोनों हर समय लड़ते। वह उसे चाहता था, लेकिन वह कुछ खास परवाह नहीं करती लगती थी। जब वह अभी शादीशुदा था, वह किसी और से प्यार करने लगा। गॉड डैम इट दोस्तोयेव्स्की। हाँ, ये सच है। वह 40 का था, वह 21 की। ब्लिंक ब्लिंक दोनों एक रीडिंग ग्रुप में मिले। वह बोला, वह ब्रिलियंट है। वह बोली, तुम थोड़े पथेटिक हो। और स्वाभाविक है, वह पूरी तरह प्यार में पड़ गया। उसे बेचैन चिट्ठियां लिखीं, वह जवाब देती, के। उस लड़की ने उसकी किताबों में सबसे टॉक्सिक महिला किरदारों को प्रेरित किया। द गैम्बलर की पोलिना, द इडियट की नताशा, वही महिला जो आपका दिल तोड़ दे और फिर आपको ही कमजोर होने का दोष दे। आखिरकार उसने उसे घोस्ट कर दिया और दोस्तोयेव्स्की फिर से टूट गया। और तब ईश्वर ने कहा, बस बहुत हुआ, अब तुम्हारे लिए थोड़ी धूप भेजता हूं। और फिर आई अन्ना ग्रिगोरिएवना। तब वह 20 की थी, वह 44 का। गॉड डैम इट दोस्तोयेव्स्की। दोबारा वही पैटर्न। अन्ना को स्टेनोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया था, क्योंकि दोस्तोयेव्स्की डेडलाइन में दबा था। वह द गैम्बलर लिख रहा था। दिन में वह उसे बोलकर लिखवाता, रात में खुद जुआ खेलने चला जाता। लेकिन अन्ना उसे जज नहीं करती, बस सुनती, लिखती और उस पर विश्वास करती। एक दिन उसने कहा, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी रही हो। अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूं, कल्पना कीजिए, तो तुम क्या कहोगी? और उसने कहा, हां, कल्पना कीजिए। और दोनों की शादी हो गई। पहली बार जिंदगी में दोस्तोयेव्स्की को सच्चा प्यार मिला। अन्ना ने उसकी फाइनेंसेस संभाले, उसके दौरे मैनेज किए, उसकी प्रकाशन डीलें संभाली। वह उसकी एडिटर, अकाउंटेंट, केयरटेकर और पत्नी बन गई। और वह वफादार रहा, कृतज्ञ रहा और सचमुच उससे प्यार किया। आखिरकार वह गरीबी, दौरे, नकली फांसी, कैद, दिल टूटने, सबसे होकर बच चुका था। लेकिन अब वह ठीक था, परफेक्ट नहीं, लेकिन ठीक। अन्ना की वजह से उसे घर मिला, परिवार मिला और 2 बच्चे मिले। दोस्तोयेव्स्की अब अपनी 50 में था, धीमा बूढ़ा, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा तीक्ष्ण। अब वह पैसों के लिए नहीं लिखता था, बल्कि इसलिए कि उसके पास कुछ कहने को था। और जो वह कहना चाहता था, वह डराने वाला और शानदार था। इसी समय उसने अपनी अंतिम किताब
द ब्रदर्स क्रामाजोव लिखी, एक मास्टरपीस। पिता पुत्र, प्यार नफरत, उसका पूरा ट्रॉमा, उसकी पूरी फिलॉसफी, सब एक किताब में। उसने अन्ना से कहा, अगर मैं कल मर जाऊं तो भी मैंने सब कुछ कह दिया है जो मैं कहना चाहता था, और वह सच साबित हुआ। फरवरी 1881 में 59 वर्ष की उम्र में उसे आंखों के पीछे हल्का रक्तस्राव हुआ। 2 दिन बाद वह गिर पड़ा। उसने अन्ना को बुलाया, एक पादरी मांगा, और फिर वह चला गया। बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी दौरे के, बिना अंतिम संवाद, बस शांति। और एक ऐसे आदमी के लिए जिसने पूरी जिंदगी आध्यात्मिक पीड़ा झेली, यह सबसे सुंदर अंत था। उसके अंतिम संस्कार में 30,000 से अधिक लोग आए। लेखक, पुजारी, भिखारी, छात्र, गुमनाम लोग और कुलीन लोग। वे उसे सिर्फ शोक मनाने नहीं आए थे। वे इसलिए आए थे क्योंकि किसी तरह इस एक आदमी ने हर तरह का दुख झेलकर फिर भी आशा के बारे में लिखने की हिम्मत रखी थी।